India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंड अप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर। 4 मार्च तक रहेंगे सीबीआई रिमांड पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना को कहा वैध। कहा देश हित में है अग्निवीर योजना। वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं की खारिज। विवादित बयान मामले में कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत रहेगी फिलहाल बरकरार। जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया। असम और यूपी सरकार को एफआईआर क्लब करने का मामला। टूल किट मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिशा रवि के खिलाफ जांच की स्टेटस रिपोर्ट केंद्र से मांगी। निजी जांच सामग्री को मीडिया को लीक करने से रोकने की मांग। India Legal presents Courts Roundup. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई के रिमांड पर रहेंगे। सीबीआई की टीम ने कोर्ट में कहा था कि आबकारी घोटाले में अभी सिसोदिया से पूछताछ करनी है और इस मामले में डिटेल जानकारी चाहिए। इन सबके लिए उन्हें 5 दिन के रिमांड चाहिए और फैसला भी उन्हीं के पक्ष में आ गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए सीबीआई की 5 दिन की हिरासत की मांग को स्वीकार कर लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रद्द कर दी गई आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में रविवार को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजक पंकज गुप्ता ने सिसोदिया की 5 दासत मांगी और कहा कि जांच में पता चला है कि सिसोदिया ने मौखिक रूप से सचिव को नीति में बदलाव और बदलाव लाने के लिए कैबिनेट नोट डालने का निर्देश दिया था। वो आबकारी नीति के लिए कैबिनेट द्वारा गठित मंत्रियों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे। लाभ मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। वो ये नहीं बता सके कि बदलाव क्यों किए गए। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दर्ज अपनी पहली सूचना रिपोर्ट में सिसोदिया को एक आरोपी बनाया है। आरोप है कि सिसोदिया और कई अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुछ व्यापारियों को रिश्वत के बदले में शराब का लाइसेंस देते समय उनका पक्ष लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कथित घोटाले में मामले दर्ज किए। ब्यूरो रिपोर्ट। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मनीष सिसोदिया पर किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 8 घंटे की लंबी पूछताछ की। इसके बाद रविवार शाम 7:15 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर के मुताबिक सिसोदिया पर रिश्वत और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सिसोदिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश, 477A धोखाधड़ी करने का इरादा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया है। धारा 120B या आपराधिक
साजिश रचने के आरोप के तहत 6 महीने से अधिक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में अधिकतम 5 साल और कम से कम 6 महीनों की कैद और जुर्माने का प्रावधान। UW IPC की धारा 477A में 7 साल की कैद या जुर्माने या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। वहीं लेखा का मिथ्याकरण यानी अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स की छेड़खानी को लेकर उप मुख्यमंत्री पर IPC की धारा 477A लगाई गई है। खबर है कि CBI ने घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ कई सबूत रखे। इसमें कुछ दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस थे। इन पर सिसोदिया कोई जवाब नहीं दे सके। इतना ही नहीं, CBI ने मनीष सिसोदिया को सबूतों को नष्ट करने के आरोपी भी पाया। इसमें उनकी मिलीभगत सामने आई है। उप मुख्यमंत्री को 19 फरवरी 2023 को जांच में सहयोग करने के लिए CRPC की धारा 41A के तहत नोटिस जारी किया गया था। हालांकि उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए 1 हफ्ते का समय मांगा। उनके अनुरोध पर रविवार को फिर नोटिस जारी किया गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने टाल मटोल भरा जवाब दिया और जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद उन्हें बड़ी राहत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी थी। फिलहाल उनकी अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेशों तक अंतरिम राहत बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने असम और यूपी सरकार को FIR क्लब करने के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और समय भी दिया है। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के चलते FIR झेल रहे पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक के लिए बढ़ाया। आज दरअसल यूपी और असम ने दोनों राज्यों में दर्ज FIR को एक जोड़े जाने की मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर शुक्रवार के दिन सुनवाई करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अंतरिम राहत अभी जारी रहेगी। खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार 3 मार्च के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने खेड़ा को बड़ी राहत दी थी। असम पुलिस की तरफ से दिल्ली में गिरफ्तार खेड़ा को असम जाने से पहले ही अंतरिम जमानत दे दी गई थी। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट असम और यूपी में दर्ज कुल 3 FIR को एक जगह ट्रांसफर करने पर विचार करेगा। असम और यूपी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। इसी वजह से सुनवाई टल गई है। 23 फरवरी को कांग्रेस के महाधिवेशन में रायपुर जा रहे पवन खेड़ा को असम पुलिस ने फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार किया था। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत देकर राहत दे दी थी। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश और असम राज्यों में उन राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई प्रथम सूचना रिपोर्ट को जोड़ने के खेड़ा के अनुरोध पर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा पर यूपी के लखनऊ, वाराणसी और असम में दर्ज 3 FIR को क्लब करने का आदेश दिया था। इसको लेकर कोर्ट ने यूपी और असम सरकार को नोटिस भी जारी किया था। 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने खेड़ा को 30,000 रुपए के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दे दी थी। ये फैसला असम पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की मांग पर सुनाया गया था। कोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत तो दी थी, लेकिन उन्हें फटकार लगाते हुए चेतावनी भी दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा था, हमने आपको गिरफ्तारी से राहत दी है, लेकिन बयानबाजी का भी कोई स्तर होना चाहिए। इस पर खेड़ा के वकील सिंघवी ने कहा था कि हम भी इस तरह की बयानबाजी का समर्थन नहीं करते हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट को असम और यूपी में दर्ज कुल 3 FIR को एक जगह ट्रांसफर करने पर विचार करना है। खेड़ा पर धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना वैध करार दिया है। इसी के साथ ही अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हस्तक्षेप करने का कोई कारण ही नहीं दिखता, याचिकाकर्ताओं की मांग जायज नहीं है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, इस स्कीम को लाने का मकसद हमारी सेनाओं को बेहतर तरीके से तैयार करने का है और ये देश हित में है। वहीं जो लोग पुरानी नीति के आधार पर ही नियुक्ति की मांग कर रहे थे, हाईकोर्ट ने ये कहते हुए खारिज किया कि मांग जायज नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 15 दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दरअसल सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती पिछले साल 14 जून से शुरू हो गई थी। इस योजना के नियम के मुताबिक 17 से 21 साल के लोग इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इन्हें 4 साल के लिए सेना में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पहले याचिकाओं पर एक समेकित जवाब दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि अग्निपथ बलों को युवा बनाएगा और उनके कार्यकाल के बाद बाहर निकलने वाले रंगरूट, राष्ट्रवादी, अनुशासित और कुशल साबित होंगे। सरकार ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों में नीचे अधिकारी रैंक के डिवीजनों की मौजूदा संरचना के विश्लेषण से पता चलता है कि कर्मियों की औसत आयु 32 वर्ष थी, जबकि विश्व स्तर पर ये केवल 26 वर्ष के आसपास थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया था। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून से शुरू की गई थी। योजना के नियमों के अनुसार 17.5 से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। योजना के तहत उनमें से 25% की सेवा नियमित कर दी जाएगी। अग्निपथ की शुरुआत के बाद इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया था। बाद में सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। इसी मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट समेत कई हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि बाकी 75% उम्मीदवार 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे और उनके लिए कोई योजना भी नहीं है। पेश हुए याचिकाकर्ताओं में से एक ने 12 दिसंबर को तर्क दिया था, 6 महीने में मुझे शारीरिक सहन शक्ति विकसित करनी है और हथियारों का उपयोग करना सीखना है। 6 महीने बहुत कम समय है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जा रहे हैं। इस बारे में भी तर्क दिए गए कि क्या अग्निवीरों के 4 साल के कार्यकाल को उनकी समग्र सेवा में गिना जाएगा, जब उनमें से 1/4 सेना में शामिल हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। बात सुप्रीम कोर्ट की, जिसने एनईईटी पीजी 2023 परीक्षा टालने की मांग वाली याचिकाएं खारिज की। दरअसल इन याचिकाओं में 5 मार्च को होने वाली नीट पीजी 2023 परीक्षा को 3 महीने के लिए स्थगित करने की मांग की गई थी। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए कम समय मिल रहा है क्योंकि उनकी इंटर्नशिप चल रही है। पिछले शुक्रवार को पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मामले के लिए आज की पोस्ट कर दिया था। आज के लिए इसे पोस्ट किया गया था। दरअसल शुरुआत में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि एनईटी पीजी के लिए पंजीकृत 2 लाख से अधिक उम्मीदवारों में से लगभग 1,30,000 छात्र ऐसे जिन्होंने पिछले साल में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और जो इसे पिछले शर्तों में पीजी के माध्यम से नहीं कर सके। पिछली प्रथा ये थी कि इंटर्नशिप की समय सीमा और परीक्षा के बीच का अंतर कभी भी 2 महीने से अधिक नहीं होता है, लेकिन मौजूदा साल में ये गैप 5 महीने से ज्यादा का रहा। एनबीए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि तारीखों की घोषणा 6 महीने पहले की गई थी। पहले विंडो में करीब 2,03,000 छात्रों ने आवेदन किया था। इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद केवल 6,000 छात्रों ने आवेदन किया।
एएसजी ने कहा कि एनबीए की 15 जुलाई तक काउंसलिंग शुरू करने की योजना है और जिन छात्रों ने अभी तक इंटर्नशिप पूरी नहीं की उन्हें अस्थायी रूप से निपटाया जाएगा। पीठ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से न्यायालय ने पाया कि 5370 उन छात्रों की संख्या है जिन्होंने छूट के बाद आवेदन किया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट और मेडिकल एडमिशन से संबंधित बड़ी संख्या में मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं और ये मेडिकल शिक्षा में सुधार की आवश्यकता का संकेत है। सीजेआई ने कहा, न्याय के लिए नुस्खा स्वास्थ्य देखभाल में निष्पक्षता और इक्विटी की खोज, इस विषय पर 19वें सरगंगाराम व्याख्यान देते हुए ये बात कही है। राष्ट्रीय मेडिकल आयोग ने फैसलों को चुनौती देने वाली कई मामले या नीट से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में मेरी बेंच के सामने आ गए। अक्सर अदालतें इन नीति क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती और छात्रों द्वारा किए गए अभ्यावेदन को सुनना राज्य का कर्तव्य है। हालांकि जब भी अन्याय होता है तो हस्तक्षेप करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। नीट के मुकदमों की विशाल संख्या लाखों छात्रों की आशाओं और आकांक्षाओं का संकेत है। ये इस बात का प्रमाण है कि मेडिकल दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले व्यवसायों में से एक है। फिर भी मुकदमेबाजी भारत में मेडिकल एजुकेशन में सुधार की आवश्यकता का भी प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट पिछले कई सालों से नीट परीक्षा स्थगित करने, काउंसलिंग कोटा तय करने, एडमिशन विवाद आदि से जुड़े कई मामलों पर विचार कर रहा है। वर्तमान में भी ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सीजेआई ने कहा कि न्याय के सिद्धांत कानून और मेडिकल दोनों के अभ्यास को रेखांकित करते हैं और दोनों क्षेत्र निष्पक्षता, समानता और समुदायों और व्यक्तियों की भलाई से संबंधित है। सीजेआई ने स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में असमानताओं के मुद्दों को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने नामकरण आयोग के गठन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने प्राचीन धार्मिक स्थलों के मूल नामों का पता लगाने के लिए इस आयोग के गठन की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। ये याचिका वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के मूल नामों का पता लगाने और उनके वर्तमान नाम से आकृताओं के नाम को हटाने के लिए एक नामकरण आयोग का गठन किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट पुरातत्व विभाग को पुराने नामों को प्रकाशित करने के लिए निर्देश दे। याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि इन मुद्दों को जीवंत करेगा जो देश में बवाल करवा सकते हैं। फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा कि देश के इतिहास को उसकी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां छेड़ना नहीं चाहेंगी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इस धर्म में कोई कट्टरता नहीं है। अतीत को मत खोदो जो केवल दुश्मन ना पैदा करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 2021 के किसानों के विरुद्ध प्रदर्शनों पर टूल किट के संबंध में क्लाइमेट एक्टिविटी दिशा रवि के खिलाफ मामले की जांच की वर्तमान स्थिति और स्थिति पर जवाब दाखिल करे। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह रवि की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली पुलिस को मामले से संबंधित किसी भी जांच सामग्री को मीडिया को लीक करने से रोकने की मांग की गई। अदालत ने 4 सितंबर को मामले को सूचीबद्ध करते हुए कोर्ट ने केंद्र से जांच की स्थिति और वर्तमान स्थिति के रूप में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि हलफनामा सुनवाई की अगली तारीख से कम 2 सप्ताह पहले दायर किया जाना चाहिए। रवि की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि जिस प्रश्न पर मामले में विचार विमर्श की आवश्यकता है वो ये है कि क्या जांच एजेंसी के पास किसी ऐसे व्यक्ति से निजी डेटा या जांच की पहचान करने और उसकी जांच करने की शक्ति और अधिकार है जो जांच के दायरे में है। सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में अभी तक कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई और रवि जमानत पर बाहर है। जस्टिस सिंह ने इस पर कहा कि मामले की सुनवाई इस पहलू पर करनी होगी कि मामला जिंदा है या नहीं है। रवि को फरवरी 2021 में एक सत्र अदालत ने ये कहते हुए जमानत दे दी कि रिकॉर्ड पर बहुत कम और अधूरे सबूतों को देखते हुए जमानत से इनकार करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। अदालत के समक्ष अपनी याचिका में रवि ने कहा कि उसके व्हाट्सएप चैट जो प्राइवेट है, साथ ही पुलिस हिरासत में उसके समय के दौरान किए गए कथित एंट्री और खुलासे सार्वजनिक डोमेन में लीक हो गए। उसका ये मामला है कि इस तरह का खुलासा झूठा, दुर्भावनापूर्ण और निजता और फ्री ट्रायल के उसके अधिकार का उल्लंघन है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.